जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं मोहन चंद्रा आप सबका अपने YouTube चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया से चल रही होगी। तो आज एक और नई क्लास में हम लेके आए हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री में, जो आपका चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, अम्ल, क्षार और लवण। तो उसमें पार्ट 1 में हमने आपको अम्ल और पार्ट 2 में क्षार के बारे में समझाया था। आज के इस वीडियो में हम अम्ल क्षार की अभिक्रिया, इसके बाद में सूचक के पश्चात आपको पीएच पर्सर के बारे में पढ़ाया जाएगा। आज के इस सेशन में ये तीसरा सेशन रहेगा, इसके बाद लास्ट सेशन रहेगा इस चैप्टर का आपका, जिसमें आपको खाने का सोडा है, बेकिंग सोडा या धावन सोडा या सोडियम क्लोराइड जो आपका नमक बोला जाता है, ये सभी। इसके बाद में प्लास्टर ऑफ पेरिस जो नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 में रहेंगे, और बाकी जो 2 वीडियो हमने पहले से ही आपको अपलोड कर रखे हैं, उन वीडियो की लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे रखी है। अगर आपको अम्ल और क्षार में कहीं पर कोई भी किसी प्रकार की समस्या आती है तो वहां पे जाके आप उन वीडियो से अम्ल और क्षार कर सकते हैं। चलिए आज के इस सेशन में चलते हैं। स्क्रीन पे देख रहे हैं आप अम्ल तथा क्षारक के बीच अभिक्रिया। अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया में अम्ल तथा क्षारक के बीच अभिक्रिया। तो अम्ल और क्षारक के बीच निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका कि अम्ल जो है क्षारकों या धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं तथा लवण व जल का निर्माण करते हैं। लवण और जल का निर्माण करते हैं। लवण व जल बनने की यह क्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ध्यान रखना है कि अम्ल और क्षार के बीच जब हम कोई अभिक्रिया कराते हैं तो हमें प्रोडक्ट के रूप में लवण और जल मिलता है, और इस पूरी प्रक्रिया को या इस पूरी अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में देखिए कि आपका जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कास्टिक क्षार लिखा है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये है आपका अम्ल और ये रहा आपका क्षार। तो अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया देखिए, अम्ल में हमें अम्ल और क्षार से क्या प्राप्त होता है? एक तो लवण प्राप्त होता है, दूसरा आपको जल। तो अम्ल और क्षार के बीच जो अभिक्रिया होती है उसमें अगर प्रोडक्ट के रूप में आपको लवण प्राप्त होता है प्लस जल प्राप्त होता है तो इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हैं आप बोर्ड पे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब कास्टिक सोडा के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें लवण के रूप में सोडियम क्लोराइड और जल प्राप्त होता है। तो ये पहला पॉइंट आपका अम्ल और क्षारक के बीच की अभिक्रिया रहा कि अम्ल क्षारकों या धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं तथा लवण व जल का निर्माण करते हैं, और लवण व जल बनने की यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल में हमने बता रखा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब कास्टिक क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड प्लस जल प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखिए नंबर 2 पे लगा है कि जब किसी अम्ल को जल में विलय किया जाता है, जब किसी अम्ल को हम जब जल में विलय करते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो जब किसी अम्ल को आप जल में डालेंगे तो क्या उत्पन्न होगा? ऊष्मा उत्पन्न होगी तथा विलयन के ताप में, अब जब ऊष्मा उत्पन्न होगी तो विलयन के ताप में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। तो जल में विलय करने पर उत्पन्न ऊष्मा का मान अम्ल की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब प्रकृति में हमने आपको बता रखा है पिछले वीडियो में कि एक प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। तो लिखा है प्रबल अम्ल को जल में विलय करने पर अधिक ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो अगर आप प्रबल अम्ल को जल में विलय करेंगे
तो अधिक से अधिक आपको ऊष्मा मिलेगी। तो ध्यान रखना है कि जब किसी अम्ल को जल में विलय किया जाता है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है, और जब ऊष्मा उत्पन्न होगी तो जो आपका सोल्यूशन या विलयन होगा उसके ताप में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और जल में विलय करने पर उत्पन्न ऊष्मा का मान अम्ल की, हमने बताया कि जो आपका अम्ल है वो उसकी प्रकृति अगर दुर्बल है तो कम उत्पन्न होगी, अगर प्रबल अम्ल है तो उसकी ऊष्मा अधिक उत्पन्न होगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड खोलते हैं। लिखा है कि अम्ल या क्षारकों के जलीय विलयन। अम्ल और क्षारकों के जलीय विलयन। अम्ल और क्षारकों के जलीय विलयन में देखिए आप, लिखा है कि जल की उपस्थिति में अम्ल एच प्लस आयन, हाइड्रोजन आयन देते हैं, परंतु यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, अर्थात H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन जो आपका होता है H3O प्लस के रूप में रहते हैं। तो किसी अम्ल या क्षारक को जल में विलय करने के पश्चात प्राप्त जलीय विलयन में विद्युत का चालन होता है। जल में विलय करने के पश्चात हमने बताया कि प्राप्त जलीय विलयन में क्या होगा, विद्युत का चालन होगा, करंट फ्लो होगा। क्योंकि अम्ल या क्षारक के जलीय विलयन में मुक्त आयन उपस्थित होते हैं, जिससे क्षारकों का जलीय विलयन आयन देता है। नीचे एग्जाम्पल में देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस जल से आपको मिल रहा है हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, और साथ ही साथ क्लोरीन दृढ़ावेशित आयन आपको मिल रहा है क्लोराइड के रूप में, या H प्लस और H2, ये सब आयन के रूप में। तो अम्ल और क्षारकों के जलीय विलयन में हमने बताया कि जल की उपस्थिति में अम्ल क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन, परंतु यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, अर्थात हाइड्रोनियम आयन के रूप में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे नहीं रह सकते हैं, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं, परंतु हाइड्रोनियम आयन के रूप में जो लिख रखा है H3O प्लस, इसके संयुक्त अवस्था में रह सकते हैं। किसी अम्ल या क्षारक को जल में विलय करने के पश्चात प्राप्त जलीय विलयन जो होगा आपका, उसमें क्या होगा, विद्युत का चालन। तो चलिए नेक्स्ट, अम्ल या क्षारक पर तनुता का प्रभाव। अम्ल या क्षारक पर तनुता का प्रभाव देखिए, अम्ल या क्षारक पर तनुता का प्रभाव। देखिए, अम्ल या क्षार को जल में मिलाना बोला जाता है तनुकरण, ध्यान रखना है। अम्ल या क्षार को जब हम जल में मिलाते हैं, कोई भी अम्ल हो या कोई भी क्षार हो, उसको हम किस में मिलाएंगे, जल में। तो जब जल में मिलाते हैं तो इस क्रिया को हम बोलते हैं तनुकरण। एक सांद्र होता है, एक तनु होता है। तो सांद्र जो जब अम्ल या क्षार जो होगा आपका, तो इसमें क्या होगी कि प्योरिटी होगी, और जो आपका तनु बोला जाता है तनु, तो तनु में क्या होगा, कुछ ना कुछ जल मिला हुआ होगा। तो ऐसे अम्ल जो पूर्णतः शुद्ध होते हैं उन्हें सांद्र अम्ल कहते हैं। ऐसे अम्ल जिसमें कुछ ना कुछ मिश्रण पानी का मिला होता है उसे हम बोलते हैं तनु अम्ल। तो अम्ल या क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं तनुकरण, जिसके फलस्वरूप प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी। आयतन में हमने बताया कि जो आयन है उनकी सांद्रता में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इसे ही बोला जाता है तनुता। जब अम्ल या क्षारक को जल में मिलाया जाता है तो उसके अणु वियोजित होकर
क्या बनाते हैं? आयन। तो अम्ल या क्षारक को जल में मिलाया जाता है। और ध्यान ये रखना है आपको यहाँ पे एक पॉइंट, कि जब भी हम विलयन का तनुकरण करेंगे या वो आपके पास अम्ल है या क्षार, तो हमेशा अम्ल या क्षार को आप जल में मिलाएंगे, ना कि जल को अम्ल में मिलाएंगे। जब भी आप तनुकरण करते हैं तो उसमें क्या करेंगे कि अम्ल है या आपके पास क्षार है तो उसे हम जल में मिलाएंगे। अन्यथा, या अगर आप अम्ल में जल को डालते हैं तो वो छलक के अगर आपके किसी अंग पे पड़ जाता है तो वहां पर फफोले या अन्य नुकसान कर सकता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान ये रखना है आपको कि जब भी हम तनुकरण की प्रक्रिया को करते हैं तब अम्ल को जल में मिलाएं या क्षार को जल में मिलाएं, जिससे हमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। तो तन्यता आपको समझ में आ गई। हमने बताया कि जब अम्ल या क्षार को जल में मिलाया जाता है तो इस प्रक्रिया को हम तनुकरण कहते हैं, जिसके फलस्वरूप जो भी सॉल्यूशन है आपका, उसके प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में क्या होगी? जब सांद्रता में कमी होगी, तो जब सांद्रता में कमी को ही हम बोलते हैं तनुता। तो जब अम्ल या क्षार को जल में मिलाया जाता है तो उसके अणु वियोजित होकर क्या बनाएंगे? आयन बनाएंगे। तो एग्जाम्पल में लिखा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसमें मिला रहे हैं हम? जल में। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब जल में मिलाएंगे तो देखिए H प्लस HCl से क्या टूटेगा? H प्लस प्लस Cl निगेटिव, हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जैसे ही जल में डिजोल्व करते हैं तो हमें मिलता है यहाँ पे हाइड्रोजन आयन और दूसरा क्लोराइड आयन। तो ये मिलेगा आपको। और नीचे देखिए हाइड्रोजन आयन फिर जल में, तो ये बन जाएगा आपका हाइड्रोनियम आयन। तो H प्लस लिखा है तथा H2O। तो H प्लस आयन को हम किसमें ऐड कर रहे हैं? H2O में। तो हमें प्राप्त होता है H3O प्लस, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। नोट पॉइंट देखिए कि अम्ल तथा क्षारक दोनों ही जलीय विलयन में मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण विद्युत का चालन करते हैं। अम्ल तथा क्षारक दोनों ही जलीय विलयन में मुक्त आयनों, फ्री रेडिकल्स, मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण ही विद्युत धारा का जो फ्लो होता है वो हमने बताया कि जलीय विलयन में मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण ही विद्युत धारा का चालन करते हैं। नोट करते जाइए साथ ही साथ, और वीडियो को स्किप ना करें प्लीज, पूरा वीडियो देखें। और वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स मिलने वाला है। साइंस, मैथ, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी और ड्राइंग, कंप्लीट कोर्स मिलेगा स्कूल का, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा में पूछा जाने वाला टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रत्येक वर्ष एग्जाम में पूछ ही जाता है लगभग। सूचक। सूचक को हम अपनी बाइक या फोर व्हीलर जो भी देखते हैं, मोटरसाइकिल में देखते हैं आपकी इंडिकेटर लगा होता है, इंडिकेटर बोला जाता है उसे। तो इंडिकेटर को ही हम हिंदी में बोलते हैं सूचक। अब सूचक का काम क्या है कि जैसे बाइक पे हमें क्या है कि साइड सूचक, कि हमें इस तरफ मुड़ना है, दाएं मुड़ना है या बाएं मुड़ना है, तो वो क्या करता है कि सूचना देता है पीछे वाले को या आगे वाले को। तो सूचक देखिए, केमिस्ट्री में सूचक का काम क्या है? पहले तो परिभाषा देखिए कि वे पदार्थ जिनका उपयोग किसी अनुमापन में उदासीन बिंदु या अंतिम बिंदु को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो वे पदार्थ लिखा है जिसका उपयोग कोई भी अनुमापन या उदासीन बिंदु, तो हमने बताया आपको कि वे पदार्थ जिनका उपयोग किसी अनुमापन में उदासीन बिंदु या अंतिम बिंदु को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, सूचक कहलाते हैं। तो कोई भी अनुमापन हो उसमें हमें उदासीन बिंदु या
अंतिम बिंदु, जहां पर हमारा अनुमापन कैसा हो जाए, न्यूट्रल हो जाए या अंतिम बिंदु मिल जाए, उसे निर्धारित करने के लिए हम सूचक का प्रयोग करते हैं या जिसे हम कहते हैं सूचक। अब देखिए प्राकृतिक सूचक या हम दैनिक जीवन में जो हल्दी यूज करते हैं, हल्दी है, लाल पत्ता गोभी है, हाइड्रेजिया है, पेटूनिया है तथा जेसिनियम जैसे फूलों की पत्तियां इत्यादि, ये सूचक के रूप में प्रयुक्त की जाती हैं। अब हल्दी का आप एग्जाम्पल देते हैं तो हल्दी में देखिए कि जब भी कोई बढ़िया कार्य या मांगलिक कार्य होते हैं घर में, तो जो तिलक किया जाता है उसमें देखा है आपने कि हल्दी में हम भुजा हुआ चूना मिलाते हैं, और भुजा हुआ चूना मिलाते ही हल्दी का पीला कलर कैसा हो जाता है, रेड, या लाल भूरा कलर हो जाता है। तो देखते हैं कि वहां पे आपको सूचक के रूप में दिखाई पड़ता है कि पीले से क्या हो जाता है, लाल भूरा कलर जिसे बोलते हैं। तो सूचक ये रहे आपके कि हल्दी है, लाल पत्ता गोभी जो है, और हाइड्रेजिया, पेटूनिया तथा जेसनियम जैसे फूलों की पत्तियां। तो सूचक की परिभाषा बढ़िया से तैयार कर लें आप कि वे पदार्थ जिनका उपयोग किसी अनुमापन में उदासीन बिंदु या अंतिम बिंदु को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, सूचक कहलाते हैं। एग्जाम्पल सूचक। अब नेक्स्ट देखिए सूचक के प्रकार। तो सूचक देखिए मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है आपका प्राकृतिक सूचक, दूसरा रहेगा आपका संश्लेषित सूचक, तीसरे पॉइंट पे आपका प्राकृतिक हो गया, संश्लेषित हो गया, गंधयुक्त सूचक, और जो लास्ट है 4 नंबर पे आपका सर्वव्यापी सूचक। तो ये 4 प्रकार के सूचक अभी आपको पढ़ाएंगे हम। कि पहला परिभाषा ध्यान रखना है बढ़िया से कि वे पदार्थ जिनका उपयोग किसी अनुमापन में उदासीन बिंदु या अंतिम बिंदु को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, क्या कहलाते हैं, सूचक। एग्जाम्पल में हमने बताया आपको कि हल्दी है, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेजिया, पेटूनिया तथा जेसनियम जैसे फूलों की पत्तियां इत्यादि, ये सभी सूचक के रूप में प्रयुक्त की जाती हैं। अब सूचक मुख्य 4 प्रकार के हैं, प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक, गंधयुक्त सूचक और सर्वव्यापी सूचक। तो ये चारों प्रकार अभी आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे आप। जो आपको पहला बताया था हमने प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक इस प्रकार के सूचक हमने देखिए कि इस प्रकार के सूचक प्रकृति में पाए जाते हैं। जो प्रकृति में पाए जाते हैं उन सभी सूचकों को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक सूचक। तो एग्जाम्पल में लिखा है कि लाल पत्ता गोभी जो है वो लाल पत्ता गोभी, दूसरा हल्दी और भी इत्यादि हैं। तो प्राकृतिक सूचक की परिभाषा हमने बताया आपको कि इस प्रकार के सूचक प्रकृति में पाए जाते हैं, प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। एग्जाम्पल में लाल पत्ता गोभी और हल्दी। अब देखिए अभिलाक्षणिक रंगों के साथ कुछ सूचक। तो सूचक अम्लीय माध्यम में रंग और क्षारीय माध्यम में रंग। तो जो आपका सूचक अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम। तो लिटमस पेपर जो है अम्लीय माध्यम में कैसा रहता है, लाल, और क्षारीय माध्यम में नीला। हमने पढ़ाया आपको पहले वीडियो में पार्ट 1 में, वहां पे आप अम्ल और क्षार को बढ़िया से पढ़िए। तो जो लिटमस पेपर होता है आपका वो अम्लीय माध्यम में लाल और क्षारीय माध्यम में नीला रंग। इसी प्रकार जो लाल पत्ता गोभी का रस होता है वो अम्लीय माध्यम में कैसा होता है, लाल, और क्षारीय माध्यम में उसका कलर हो जाता है हरा। इसी प्रकार हल्दी है आपकी अम्लीय माध्यम में अभी बताए पीली, और जो क्षारीय माध्यम है जैसे उसमें आप कुजा हुआ चूना मिलाते हैं तो कलर हो जाता है आपका लाल और भूरा। इसी प्रकार जो हाइड्रेंजिया जो पौधा है उसके फूल
अम्लीय माध्यम में वो पीला रहता है और क्षारीय माध्यम में कैसा हो जाता है, गुलाबी। तो ये रहे आपके प्राकृतिक सूचक। हमने अम्लीय माध्यम में कलर बताया और क्षारीय माध्यम में, तो अम्लीय माध्यम में जो लिटमस है उसका लाल और क्षारीय माध्यम में नीला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला संश्लेषित सूचक। संश्लेषित सूचक जो भी प्रयोगशाला में निर्मित किए जाते हैं, लैब में जो निर्मित किए जाते हैं आपके, वो सभी सूचक संश्लेषित सूचक कहे जाते हैं। जैसे हमने अभी आपको प्राकृतिक सूचक के बारे में बताया कि जो प्रकृति में पाए जाते हैं उन सभी सूचकों को हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं, और संश्लेषित सूचक जो प्रयोगशाला में निर्मित सूचक क्या बोले जाते हैं, संश्लेषित सूचक। एग्जाम्पल में लिखा है आपका फिनाप्थेलीन, मेथिल ऑरेंज इत्यादि। तो प्रयोगशाला में निर्मित संश्लेषित सूचक कहलाते हैं। देखिए, और उदाहरण में हमने बताया फिनाप्थेलीन और मेथिल ऑरेंज। अब देखिए, अब लाक्षणिक रंगों के साथ कुछ सूचक। जो फिनाप्थेलीन है आपका, अम्लीय विलयन में उसका रंग रंगहीन, कोई कलर नहीं मिलेगा। क्षारीय विलयन में गुलाबी देता है और उदासीन विलयन में भी कैसा रहता है, रंगीन। तो जो फिनाप्थेलीन सूचक है आपका, अम्लीय माध्यम में उसका रंग रंगीन, क्षारीय में गुलाबी, उदासीन विलयन में कैसा होता है, रंगीन। इसी प्रकार जो दूसरा है आपका मेथिल ऑरेंज, अम्लीय माध्यम में इसका लाल रंग होता है, क्षारीय माध्यम में पीला, उदासीन माध्यम में ऑरेंज। अब जो नेक्स्ट है आपका 3 नंबर, गंधयुक्त सूचक। तो गंधयुक्त सूचक में क्या होता है कि विशिष्ट गंध द्वारा अम्ल और क्षार की पहचान में प्रयुक्त किए जाने वाले सूचक बोले जाते हैं गंधयुक्त सूचक। बताया आपको कि अम्ल और क्षार की पहचान में प्रयुक्त किए जाने वाले सूचक गंधयुक्त सूचक कहलाते हैं। तो इनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में परिवर्तित हो जाती है। जब अम्लीय माध्यम होगा या क्षारीय माध्यम में, तो गंध क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। एग्जाम्पल हम देखिए, वेनिला है आपका, प्याज जो देखते हैं डेली सब्जी में यूज किया जाता है, प्याज है, और लौंग। ये कैसे हैं आपके गंधयुक्त सूचक। इनमें जैसे ही आप अम्ल मिलाएंगे या क्षार मिलाएंगे तो ये अपनी गंध बदल देंगे। तो ऐसे सूचक क्या बोले जाते हैं, गंधयुक्त सूचक। चलिए नेक्स्ट, सर्वव्यापी सूचक। सर्वव्यापी सूचक स्क्रीन पे देख रहे हैं आप कि विभिन्न प्रकार के सूचकों को मिलाकर एक मिश्रण निर्मित किया जाता है जो हाइड्रोजन आयनों की विभिन्न सांद्रताओं के सापेक्ष भिन्न भिन्न रंग प्रदर्शित करता है। ऐसे सूचक सार्वत्रिक या सर्वव्यापी सूचक कहलाते हैं। तो विभिन्न प्रकार के सूचकों को मिलाकर एक मिश्रण निर्मित किया जाता है जो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कैसी हो जाएगी, वहां पर भिन्न भिन्न हो जाएगी। तो इस प्रकार के सूचक को हम सर्वव्यापी सूचक कहते हैं। अब पीएच चार्ट पर पीएच तथा उसके संगत रंग। अब देखिए, सर्वव्यापी सूचक में हमने बताया कि हाइड्रोजन आयनों की विभिन्न सांद्रताओं के सापेक्ष भिन्न भिन्न रंग प्रदर्शित करता है। तो सर्वव्यापी सूचक देखिए, हमने एग्जांपल के लिए यहाँ पर पीएच चार्ट पर पीएच तथा उसके संगत रंग। तो पीएच पैमाना से तुलना करने पर हमें पता लगेगा कि ये अम्लीय है या क्षारीय है। तो देखिए, जब पीएच मान विलयन का 0 है तो रंग चार्ट में देखिए कैसा होना चाहिए, गहरा लाल। अगर गहरा लाल आपको प्राप्त होता है तो वो सूचक कैसा होगा, अम्लीय। जब पीएच मान 1 है तो रंग चार्ट में देखिए कैसा है, लाल, और उसकी भी प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय। इसी प्रकार जो आपका पीएच मान जब 2 है तो हल्का लाल होगा और उसकी प्रकृति भी कैसी होगी, अम्लीय। इसी प्रकार जब पीएच मान 3 है तो रंग चार्ट में देखिए कैसा है, नारंगी लाल, और प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय। जब पीएच
मान 4 है तो रंग चार्ट में हमने बताया कि नारंगी और प्रकृति कैसी है, अम्लीय है। अब पीएच मान जब 5 है तो पीला नारंगी और उसकी प्रकृति भी कैसी होगी, अम्लीय। तो 6 नंबर पे देख रहे हैं, जब 6 पीएच मान 6 है आपका तो उसका रंग कैसा है, पीला हरा, तो उस सूचक की प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय। और जब पीएच मान 7 है तो उसका रंग चार्ट पे रंग हल्का हरा और प्रकृति कैसी है आपकी, उदासीन। आप 7 से ऊपर जो भी होंगे उन सभी की प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय। तो ध्यान रखना है कि जब पीएच मान 0 से लेके 6 तक है तो उसकी प्रकृति अम्लीय होगी, और जब पीएच मान 7 है तो वो कैसा होगा, उदासीन। और 7 से ऊपर वाले जो भी हैं पीएच मान 7 वाले, वो सभी कैसे होंगे, क्षारीय होंगे। तो ये सर्वव्यापी सूचक के कुछ एग्जाम्पल्स। पीएच परिसर, महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका पीएच परिसर। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव तो यहां से पूछा ही जाएगा आपका एग्जाम में। तो लिखा है कि किसी अम्ल क्षारक सूचक के रंग में परिवर्तन, एक हमने बताया अभी चार्ट आपको बताया था, पीएच पर न होकर एक निश्चित सीमा में होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पीएच परिसर या पीएच पैमाना। पीएच परिसर या पीएच पैमाना। तो पीएच, अब पीएच आपको पता होना चाहिए कि पीएच है क्या। पहले पीएच ही आपको बता देते हैं। तो पीएच देखिए, पीएच, पी जो है, जो अपने वैज्ञानिक थे सोरेनसन ने बताया कि पीएच परिसर या पीएच पैमाना। तो यहाँ पे पी जो है आपका ये जर्मन शब्द है और इसका अर्थ पॉन्टेज, POTENZ, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पावर या शक्ति। तो पी फार हमने बताया पावर या शक्ति, और एच फार क्या है, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता या हाइड्रोजन आयन की शक्ति को हम बोलते हैं पीएच। तो पीएच परिसर, तो पीएच परिसर है आपका कि किसी अम्ल क्षारक सूचक के रंग में परिवर्तन किसी निश्चित पीएच पर ना होकर किसी निश्चित सीमा में होता है, जिसे पीएच परिसर कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए ये लिख रखे हैं सूचक हमने, पीएच परास भी दे रखी है, अम्लीय विलयन या क्षारीय विलयन। तो जो मेथिल ऑरेंज सूचक है आपका, इसकी परास 3.1 से 4.4 तक, तो इसका अम्लीय विलयन लाल होगा, क्षारीय कैसा होगा, पीला। और जो आपका लिटमस है, लिटमस की परास होती है देखिए 5 से 8 तक, तो इसका अम्लीय विलयन भी लाल होगा और क्षारीय विलयन कैसा है, नीला। इसी प्रकार जो आपका फिनाप्थेलिन है, इसकी पीएच परास 8.3 से 10 तक, इसका अम्लीय विलयन रंगहीन है, क्षारीय विलयन कैसा है, गुलाबी। इसी प्रकार जो आपका फिनाल रेड, इसकी परास होती है 6.8 से लेके 8.4, इसका अम्लीय विलयन जो होगा पीला, क्षारीय विलयन कैसा रहेगा, लाल। इसी प्रकार जो आपका मेथिल रेड है, इसमें 4.2 से 6.3 तक, और अम्लीय विलयन वो है लाल और क्षारीय कैसा है, पीला। तो ये रहे आपके पीएच पर सर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उस वीडियो में आपको जल का आयनिक गुणनफल, साथ ही साथ पीएच मान, पीएच पैमाना, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण ऊष्मा, और जो भी हमने बताए थे बेकिंग सोडा है, धावन सोडा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, सोडियम क्लोराइड है, ये सभी उस पार्ट 4 के वीडियो में रहेगा। और जो इसका पार्ट 5 वीडियो आएगा उसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। इसी के साथ चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।
मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद।